नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आजकल ब्राह्मणों को लेके एक अजीब तरीके की बहस समाज के अंदर शुरू हो गई है। कुछ तबका कहता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, एक तबका कहता है कि ब्राह्मण जो हैं वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। आखिर इन सब चीज़ों को समाजशास्त्र कैसे देखता है कि ब्राह्मण जाति ना होके एक संस्कार है, और ब्राह्मणत्व को लेकर नई तरीके की बहस समाज के अंदर एक नरेशन बनाया जा रहा है। उस नरेशन का परिलक्षण क्या होगा समाज के अंदर, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर अजीत सिंह तोमर जी हैं। आप मेरठ कॉलेज के समाजशास्त्र के एचओडी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ सर्किल में। नमस्कार सर, ब्राह्मणों को लेके जेएनयू हो या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो छात्र हैं, वह खासतौर पे वामपंथी मोर्चा, ब्राह्मणों को लेके एक नरेटिव बनाया जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो जब ब्राह्मण भारत छोड़ो, इसका संदेश दरअसल होता क्या, वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए योगेश जी, ये नैरेटिव हम सभी जानते हैं, खासकर जो पढ़ा लिखा तबका है वो अच्छे से जानता है कि ये किसका फैलाया हुआ है। कौन लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के या ये कहें कि कुछ अपर कास्ट को लेकर के ये नैरेटिव चलाया है। और इसमें वेल नोन है जो हमारे साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं जी। और इसकी जो नर्सरी है वो जेएनयू है, सबको पता है। और इनके प्रचार प्रसार में जो सहायक हैं वो अर्बन नक्सल्स हैं। सबको मालूम है, पढ़े लिखे वर्गों को, कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, एक वर्ण है। और जब हम वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये साफ साफ बताया गया है कि एक ही परिवार में 4 भाई हैं, जिनमें से एक भाई ब्राह्मण हुआ, दूसरा क्षत्रिय हुआ, तीसरा वैश्य हुआ और चौथा शूद्र हुआ। और उस समय ये था जो वैदिक काल में कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणधर्म के आधार पर किसी भी वर्ण में जा सकता था। तो ब्राह्मण जन्म से नहीं था, ये कर्म से था। तो जो उस तरह के जो पढ़ने लिखने के कार्य कर सकते थे, और पढ़ने लिखने का मतलब केवल किताबें नहीं था, उस समय के वेद थे, उपनिषद थे और शास्त्र थे, यज्ञ थे। और यज्ञ भी साधारण हवन नहीं था, ये साइंटिफिक लैब हुआ करती थी। जो उस समय जितने भी इन्वेंशंस हुए वो सब ब्राह्मणों के द्वारा किए गए। बाद में उत्तर वैदिक काल से इसमें थोड़ी गिरावट आई, और हम सबको पता है कि लगभग 1000 से ज़्यादा वर्षों तक हम विभिन्न वर्गों के द्वारा गुलाम रहे। पहले जो मुस्लिम आक्रांताएं थी, इसके अलावा बाद में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों ने चलाई, उसने हर जाति को, हर धर्म को जहाँ तक वो टुकड़ों में बांट सकते थे वहाँ तक बांटने की कोशिश की। इनके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज चले गए, लेकिन कम्युनिस्ट आ गए। और कम्युनिस्ट का एक ही मात्र ध्येय था कि हम कैसे जो ब्राह्मण हैं उनको लगता था कि सत्ता के शीर्ष पे ये हैं। इनके खिलाफ लगातार एक नैरेटिव चलाया गया जी। और उस नैरेटिव में ये रहा कि एक बड़े तबके को ये बताया गया कि आपकी जो आज आर्थिक स्थिति निम्न है या जातीय स्थिति निम्न है, वो इनकी वजह से है। जबकि जातियों में विभक्त अंग्रेजों ने ही किया था। 1931 में हार्वर्ड रिजले ने पहला सेंसस कराया था। हमारे यहाँ पूरे देश में ये पता है कि 7 जातियां हैं। जो 4 वर्णों से हुई वो मैक्सिमम 7 हो गई। गाँव में फिर 36 का हुआ। इन्होंने लगभग 6000 जातियों में विभक्त कर दिया। तो ये जातियां आ कहाँ से गईं? और फिर उसमें आपस में लड़वाना शुरू कर दिया गया। तो ब्राह्मण का जो काम था वो केवल पठन पाठन ही नहीं था। इस देश की जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, वो ब्राह्मणों ने पैदा किए हैं। जो हम आदिम समाज में जंगली अवस्था में घूमते थे, उस समय बल्कि पूरा यूरोप जंगली अवस्था में घूमता था, तब हमारे यहाँ वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी थी। सारे संस्कार थे, सारे जनरीतियाँ थीं, लोकाचार थे, सारे मूल्य थे, वो सब डेवलप हो चुके थे। सोशल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो सब डेवलप हो चुकी थी। वो किसने की कि समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेवियर करना है, विवाह किस तरह से होंगे, विवाह के प्रकार कौन से होंगे, ये सब किसने बताए? ये सब ब्राह्मणों ने बताए। कि सोसाइटी में कैसे कंट्रोल रहेगा, ये सब कहाँ से चीज़ें आई। आज हम पानी पी पी करके ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, और ये मान लिया कि नहीं, आज कितने ही ब्राह्मण
गरीबी की रेखा से नीचे मिल जाएंगे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कितने ही दलित हैं जो अथाह संपत्ति के मालिक हैं, कितने ही और वर्गों के लोग हैं जो असमानताएं हैं, ये असमानताएं सब में है। लेकिन ये एक भ्रांति फैलाई गई है और एक तबके के विरुद्ध जो मूल निवासी वाली बात कई बार करते हैं, मूल निवासी सब यहीं के रहने वाले हैं। क्योंकि भारत का जो आज हम देख रहे हैं, जो आज का युवा है वो समझता है कि ये भारत है, भारत ये नहीं था। हम अफगानिस्तान ईरान तक थे और इधर हम बर्मा तक थे, थाईलैंड, ये सब भारत के हिस्से थे, तिब्बत भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भारत का हिस्सा था। और अब हम जो सिमटते सिमटते आ गए हैं तो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो वहाँ से आए हैं, वहाँ तक हमारा ही सबका एक तरह से अधिकार था। तो कोई अगर अफगानिस्तान के हिस्से में उस समय रहता था या ईरान के हिस्से में रहता था, जिसे आज बहुत से ये टर्म भी कम्युनिस्टों ने बताइए कि यूरेशिया से आए हैं जी, तो यूरेशिया का हमारा ही तो हिस्सा था। आप रामायण महाभारत के काल में हमारा पूरे वर्ल्ड पे राज था, भारत ये नहीं था, पूरे वर्ल्ड में हमारी ही संस्कृति थी जहाँ तक भी पैदा हो सकती थी। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ब्राह्मणों का जिक्र होता है तो रामचरितमानस का जिक्र होना जरूर शुरू हो जाता है। जी जी जी। दो चौपाइयाँ हैं जिनके ऊपर बड़ी डिबेट होती है। जैसे एक चौपाई है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जी। अगर ये होता जाति से थे वाल्मीकि, लेकिन उन्हें ब्रह्म की संज्ञा दी गई, यानी ब्राह्मण से भी ऊपर। जी जी। एक चौपाई ये है जिसपे बहस नहीं होती है। जी जी। जिसपे सबसे ज्यादा बहस होती है वो चौपाई है कि पूजय विप्र सकल गुण हीना, कि विप्र यानी ब्राह्मण हो, वो अगर सकल गुण से हीन हो तो उसको पूजनी है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को आधा कॉन्टेक्स्ट, अधूरा कॉन्टेक्स्ट देके तो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या बौद्धिक चर्चाएं जिसपे होनी शुरू हो जाती हैं, खास तौर से दलित वर्ग में, या एक ऐसा तबका है जहाँ पे ब्राह्मणों को लेके जो नैरेटिव फैलाया जाता है। तो पूजय विप्र सकल गुण हीना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कि जाति से ब्राह्मण हो वो पूजनीय हो, या उसका कर्म को कुछ भी हो, या ऐसा ब्राह्मण जो सात्विक है, गौसेवक है, जी जी, इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? देखिए, जो गुणहीना की बात है, गुण की बात यहाँ ये है कि अगर वो पढ़ा नहीं रहा है ना, शिक्षक नहीं है और पंडिताई भी नहीं कर रहा है जी, यही गुण होते थे उस समय ब्राह्मण के। लेकिन उसका चरित्र बल मजबूत है, वो अपना आजीविका अपनी मेहनत से कर रहा है। तो यहाँ उस पूजने की बात उस व्यक्ति से है, ये नहीं है कि वो कोई चरित्रहीन व्यक्ति है उसको भी पूजा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इनके मीनिंग आम जनता को, पढ़े लिखे उन लोगों के द्वारा जो भारतीय समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, खासतौर से रावण ब्राह्मण था, लेकिन उसकी पूजा कहाँ होती है? उसने क्या हुआ कि अपने जो ब्राह्मणिक गुण थे उसको उन्होंने छोड़ दिया, तो ब्राह्मणों ने भी उसको नहीं माना ब्राह्मण, है ना, राक्षस की उसको उपाधि दी गई। तो ये सारी उस समय जो रामायण काल की हम अगर बात करें तो देखिए ऋषि विश्वामित्र हुए, सबको पता है कि ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म छोड़ करके यज्ञ और तपस्या में अपने आप को लीन कर दिया, तो उसे उनको ऋषि की उपाधि दी गई। इवन ब्रह्म ऋषि की उपाधि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको दी। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता था। अगर हम बाद में भी देखें, रामायण में तो बहुत सारी चौपाइयों को बिगाड़ा गया है। उत्तर रामायण टोटली अलग से लिखा गया है, जिसमें लोगों के प्रति, लोगों को रामायण के प्रति भी कि सीता जी को त्याग दिया था, एक नैरेटिव चलाया गया ये भी। जी। तो ये हमारे शास्त्रों में छेड़छाड़ की गई है, चाहे उपनिषद हो, स्मृतियाँ हो। अब स्मृतियाँ बहुत हैं, लेकिन एक मनुस्मृति जो लोगों ने कभी नहीं पढ़ी, उसको लेकर भी एक दुराचार, एक दुर्भावना के द्वारा उसको फैलाया गया, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज जो दलित भाई उसको पढ़ रहे हैं, आज वो उसकी पैरवी कर रहे हैं कि मनुस्मृति को पढ़ाया जाए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान लगभग 10 देशों से लिया गया है, ठीक है। उन 10 देशों का संविधान कहाँ से लिखा गया? वो मनुस्मृति से ही लिखा गया जी, क्योंकि उससे पहले कोई नियम कानून थे ही नहीं कहीं भी। अंग्रेज यहाँ आए, हमारे शास्त्रों को वो ले गए और धीरे धीरे आप देखिए कि 17वीं रिसर्च करी उन्होंने हमारे शास्त्र उन्होंने पढ़े, जिनमें से मैक्स मुलर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ
आप देखिए जितने इन्वेंशन यूरोप में अमेरिका में हुए वो 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में हुए। इससे पहले क्या था? इससे पहले वो जंगली अवस्था में घूमते थे जी। और हमारे यहाँ सभ्य अवस्था में थे। तो ये एक बिल्कुल प्लान्ड वे में एक नैरेटिव चलाया गया है, चाहे हमारे धर्मशास्त्रों के प्रति हो या हमारी परंपराओं के प्रति हो, और ये उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए हैं। अच्छा सर, ये कह सकते हैं क्या इस देश की सामाजिक समरसता का सबसे ज़्यादा नुकसान कम्युनिस्टों ने किया है? बिल्कुल किया है, अंग्रेज़ों से ज़्यादा किया है। और आप देखिए कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के, इवन जो मुस्लिमों के साथ मिलकर के इन्होंने देश के बंटवारा किया, और जब ये पाकिस्तान गए तो उनको जेल में डाल दिया गया और बड़ी मुश्किल से इनकी जान को बख्शा गया कि दोबारा अगर पाकिस्तान में आप कहीं दिखाई दे गए तो आपको हम हत्या कर देंगे। तो कोई भी कम्युनिस्ट किसी भी इस्लामिक देश में आपको नहीं मिलेगा, ये सब के सब भारत में ही आपको मिलेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे आपसे। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात होती है समाज के अंदर। बतौर समाजशास्त्री हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि सोशल जस्टिस क्या आरक्षण से संभव है या सोशल जस्टिस सामाजिक स्वीकारता से संभव है? तो वो सामाजिक स्वीकारता कैसे आएगी? अगर हम आरक्षण दे देंगे या एक कोई अमुक फैसला दे देंगे तो इससे विघटन बढ़ेगा कि सामाजिक समरसता बढ़ेगी? इस पे क्या विचार? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा योगेश जी कि आरक्षण भी अपनी जगह ठीक है जी। आरक्षण जो दिया गया था उस समय, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत दिया गया था जी। कि जो हमारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा दलित हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, समाज के अंतिम दबे कुचला वर्ग है, उनको बराबर लाया जाए जी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक। और कोई तरीका नहीं था कि अचानक एकदम से हम ये कैसे हेल्प करें, ये होना चाहिए था और हुआ बहुत अच्छा। और मुख्य धारा में आए भी, मुख्य धारा में बहुत बड़ा तबका आ गया है जी। अब अगर हम बात करते हैं कि अभी भी बहुत लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे के हैं या अभी भी उतने ऊपर नहीं, इतना होना चाहिए, तो इनको जो हमारे आरक्षण प्राप्त हमारा वर्ग है, आजकल ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात आई है कि जो लगभग आप देखिए आज़ादी के बाद तीसरी पीढ़ी आ गई है और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है आरक्षित वर्ग में कि जो लगभग 3 पीढ़ियों से आरक्षण ले रहा है। तो हम तो उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि जो वेल टू डू हो गए हैं, मुख्य धारा में आ गए हैं, वो उस आरक्षण को अपने ही दलित भाइयों के लिए छोड़ दें, जिससे कि वो जो आज रिक्शा पुलर है, मजदूर है, उसका बच्चा भी आगे आ जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है, क्रीमी लेयर को हटाया जाए। क्रीमी लेयर अगर ओबीसी की तरह दलित वर्ग में भी आ जाए, एससी वर्ग में आ जाए, आपको ताज्जुब होगा कि एक जनजाति है एसटी, मीना जनजाति है जी। ये बहुतायत में राजस्थान में पाई जाती है। मैं राजस्थान में रहा हूँ। राजस्थान में एक एक परिवार में 4-4, 5-5 भाई आईएएस हुए हैं। एक एक गांव में 50-50, 60-60 आईएएस और आईपीएस हैं। इस मीना जनजाति में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस नहीं है, किसी और गवर्नमेंट जॉब में है, प्रोफेसर है या कोई बैंक मैनेजर है, तो वो अपने रिश्तेदारों को ये नहीं बताते कि हम नौकरी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं सिविल की। आप सोचिए कि प्रोफेसर या बैंक मैनेजर की या और इस तरह की नौकरियों को वो नौकरी ही नहीं मानते। एक क्लास नौकरी चाहिए। और जनजातियों का सबसे बड़ा हिस्सा केवल मीना जनजाति, उनका वही उसको भोग कर रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके अलावा राजस्थान में भील हैं, गरासियाँ हैं, उनमें नगण्य हैं। ठीक वैसे ही हमारे दलित भाइयों में है, जो एससी में है, जो जाटव वर्ग है, ये लगभग 95% रिजर्वेशन ले गया है। लेकिन इसी में ही जो वाल्मीकि हैं, कोरी हैं, पासी हैं, खटीक हैं, ये ना के बराबर हैं। तो ये इनमें भी बहुत ज़्यादा भिन्नता है। अगर इसमें समानता लानी है तो थोड़ा सा हमारे दलित भाइयों को बड़ा दिल करना पड़ेगा और अपने ही भाइयों के लिए, जनरल के लिए नहीं, अपने ही भाइयों के लिए इस रिजर्वेशन को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें भी उसी धरातल पे लाना पड़ेगा। उस धरातल में लाने के लिए। दूसरा ये क्या है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो दलितों के हों या किसी और पार्टी के हों, वो भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो जो समाज एक रहना चाहता है वो उसको एक नहीं रहने देते। जो पढ़ा लिखा वर्ग है भाई, वो आराम से सामान्य वर्ग में कन्वर्ट हो जाए, तो जातीय भेदभाव खत्म हो गया।
अब कई ऐसे एक्ट हैं जो जानबूझकर या किसी के उकसाने पर लगाए जाते हैं, और वो उसमें क्या है, जैसे SC एक्ट है, तो कई बार वो लगभग आप ये सोचिए कि बहुत बड़ी लगभग 60 से 70% वो फर्जी लगाए जाते हैं। कारण क्या है कि 70-75 हज़ार रुपये तुरंत एक्ट को लागू करते ही वो मिल जाते हैं। आर्थिक लाभ भी होता है तो और ऐसे ऐसे केस आए हैं जहां एक ही परिवार पे कितनी ही बार गांव में एक ही परिवार कोई रह रहा है, ऐसा किसान परिवार, उस पर लगातार एक्ट। ये बरेली का किस्सा है। अच्छा सर, एक सवाल और आखिरी में संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे। जी जी जी। ब्राह्मण भारत छोड़ो ये नैरेटिव जो चलता है, और मान लीजिए इसकी परिणति हो गई, ब्राह्मणों ने भारत छोड़ दिया, हालांकि ये सपना है, तो क्या ब्राह्मण के भारत छोड़ने से इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की व्यवस्था आ जाएगी क्या? नहीं देखो, या ये बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा? ये तो आप देखिए कि ब्राह्मण हो या कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग हो, वो दलित भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। तो यहाँ ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है, यहाँ इन सबसे मतलब है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस देश को छोड़ दे या देश के संसाधन इन सबसे हट जाए अलग। तो आप ये देखिए कि फिर देश की क्या दुर्गति होगी, देश को कैसे आगे ले जाया जाएगा, कैसे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सरकारें कैसे चलेंगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो जो बच्चों के उसको अंदर कौन संभालेगा? तो जो बच्चों के अंदर बतौर समाजशास्त्री जो बच्चों के अंदर जो जहर भरा जा रहा है, बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, बच्चों से भी और उन बड़ों से भी, कि जो इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इस तरह के लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये देश सबके एक साथ रहने से ही आगे बढ़ेगा, एक साथ रहने से ही थोड़ा सा विकसित होगा, जो आज हम विकासशील हो पाए हैं। किसी एक वर्ग को, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, किसी को भी मुख्य धारा से आगे हटा करके इस देश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इनकी किसी की बातों पे वो ध्यान ना दें, अपनी मेहनत करें और आगे बढ़ें। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई सामाजिक टकराव से नहीं होगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई सामाजिक स्वीकारता से होगी, और समाज की स्वीकारता यही है कि सभी धर्म, मजहब, जाति पंथ के लोग एक साथ भारत निर्माण में सहयोग करें, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, तभी हम विकसित देश की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।